आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पीएचडी में अगर एडमिशन आपको लेना है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अगर आपने दिया था और उसमें आपका रिजल्ट आ गया है कि आप पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो और यूजीसी नेट के लिए क्वालिफाइड हो या जेआरएफ के लिए क्वालिफाइड हो और इसमें आपके माइंड में एक बात चल रहा है कि मैं कैसे पीएचडी में एडमिशन लूँ और क्या-क्या प्रोसेस हो सकता है इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि आप किस तरीके से टॉपिक को सिलेक्ट करोगे, किस तरीके से प्रपोज़ल बनाओगे, किस तरीके से आप वाइवा में जाओगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है जैसे कि एडमिशन टू वाइवा एंड फाइनल सिलेक्शन के ऊपर बातचीत करेंगे कि आप किस तरीके से आप फॉर्म फिल करोगे, किस तरीके से आप टॉपिक सिलेक्ट करोगे, किस तरीके से आप प्रपोज़ल बनाओगे, कैसे आप उसको सेंड करोगे, फिर उसमें अगर कोई कमियाँ हैं तो उस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करोगे। देन उसके बाद आप वाइवा में कैसे जाकर के बेटर परफॉर्मेंस करोगे। फिर आपको जो वहाँ से 30 नंबर लाना है, वहाँ से मैक्सिमम नंबर आप कैसे लेके आ सकते हो। एंड फिर फाइनल आप सिलेक्शन लिस्ट में यानी कि एडमिशन में फाइनली आपको क्या-क्या करना पड़ेगा और किस तरीके से ये सारे लेटर्स वगैरह मिलेंगे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इन तमाम चीज़ों में, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, देखते और चले जाते हैं, ना ही वो किसी तरीके का एप्रिशिएट करते हैं, ना कुछ ही। गाइज़ अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हमेशा आते रहे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। ओके दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो को और इसमें हम जानेंगे पीएचडी का एडमिशन प्रोसेस आखिरकार क्या है? और अगर आप चाहते हो कि पीएचडी में आपका एडमिशन हो, तो आपको क्या-क्या चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगे, इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसी चीज़ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो गाइस सिंपली सी बात है कि सिंपल सी बात ये है कि यूजीसी नेट 2000 जून 2024 में उन्होंने एक नई चीज़ें इंक्लूड करा है पीएचडी एडमिशन प्रोसेस थ्रू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि इसमें आपको बस ये करना होता है कि यूजीसी नेट का जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो इसमें 3 चीज़ें आ जाती है। एक आपका आ जाता है पीएचडी के लिए, ठीक है? जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पीएचडी में एडमिशन ले पाओगे। दूसरा आ जाता है नीट एंड नीट में आपको क्या-क्या मिलेगा, इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का पद मिलता है और उसके बाद आपको मिलता है पीएचडी में एडमिशन कराने का मौका, ठीक है? इसके अलावा आपको मिलता है जेआरएफ। जेआरएफ अगर आप लेते हो, तो जेआरएफ में अगर आपका होता है सिलेक्शन, तो जेआरएफ में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिलेगा, प्लस आप फेलोशिप ले पाओगे, ठीक है ना? जेआरएफ फेलोशिप ले पाओगे एंड उसके अलावा आप पीएचडी में एडमिशन ले पाओगे। इस बार जो एग्ज़ामिनेशन हुआ है जून 2024 में, इसमें तकरीबन लाखों बच्चों का यानी कि तकरीबन 1 लाख बच्चे का एप्रोक्सिमेटली 1 लाख बच्चों का रिजल्ट आया है सिर्फ़ पीएचडी एडमिशन के लिए। एंड ये आप देखोगे तो 50 से 60 हज़ार के आस-पास ये वैरी करते रहता है नीट रिजल्ट में। एंड ये आपका 5,000 से लेकर के 10,000 के बीच में आपका जेआरएफ का भी रिजल्ट आते रहता है। अब हम बातचीत करते हैं कि किस तरीके से पहले एक-एक करके मैं प्रोसेस समझाता हूँ, देन उसके बाद फाइनल हम पीएचडी एग्जामिनेशन के और एडमिशन प्रोसेस पे बातचीत करेंगे। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन देना है, तो सबसे पहली बात ये है कि आपको मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए और मास्टर डिग्री में कम से कम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हो, तो 50% आपके पास नंबर होने चाहिए। अगर ये 55% और 50% आपके पास मार्क्स नहीं है, तो आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे और आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात ये है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखोगे, तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए या अपीयरिंग कैंडिडेट भी इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आप देखोगे तो 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। पेपर 2 में आप देखोगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं और इसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन पेपर 1 में जनरल एप्टीट्यूड होता है और यहाँ पे आप रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद आपका आ जाता है आईसीटी, उसके बाद आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनेशन 300 का होता है और इस बार का जो पीएचडी सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ लिया गया है आयोग के द्वारा, उसमें आप देखोगे तो 50% के आसपास जो ही बच्चे रहे हैं, उन तमाम बच्चों का पीएचडी में एडमिशन के लिए उनके पास आया है कॉल। अब सवाल यहाँ ये है कि 300 का 50% अराउंड 150 के आसपास जिन बच्चों का नंबर रहा है, वो पीएचडी में एडमिशन ले पा रहे हैं। इसके एबव जो नंबर बच्चे लाए हैं, उनका नीट में या जेआरएफ में सिलेक्शन हुआ है। तो ये तो हम बातचीत कर लिए कि किस तरीके से आप एलिजिबल होगे और क्या-क्या करना पड़ेगा आपको एडमिशन में पीएचडी एडमिशन के लिए। अब सवाल यहाँ ये है कि आपने नीट एग्जामिनेशन दे दिया है और आप क्वालीफाई भी कर गए हो और आपका रिजल्ट भी आ गया है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप? तो आप देखो यहाँ से अब शुरू होता है दोस्तों। सबसे पहली बात ये है कि आपको वैसे यूनिवर्सिटीज़ फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जहाँ पे पीएचडी के सीट्स आए हों और पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया है। कहने का सेंस ये है कि जहाँ पे भी जितनी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो, ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, ठीक है? अब मैं आपसे एक जो बात कहने वाला हूँ वो चौंका देगा। एक्चुअली में दोस्तों अगर आपको सच में पीएचडी करना हो तो या तो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ से पीएचडी करना या सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी से करना। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का कोई मायने नहीं बनता और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेकर के पीएचडी करने का कोई मायने नहीं बनता। क्योंकि
ये गवर्नमेंट कभी भी आपको इन तमाम चीज़ों से हटा सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, बाद में उसने कोई ऐसा काम कर दिया और उस यूनिवर्सिटी को ही क्लोज़ कर दिया जाए, उसका रेपुटेशन ही खराब हो जाए, वो दिवालिया घोषित हो जाए, तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए दोस्तों, आपको अगर पीएचडी में एडमिशन लेना हो, तो सबसे पहली बात ये है कि जो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई करो और जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई करो। अप्लाई कैसे करोगे? तो देखो यार, इसके ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कैसे सीधी-सी बात है कि आप इसके ऑफ़िशियल वेबसाइट पे यानी कि मान लो कि हम बातचीत कर लेते हैं बीएचयू का। तो बीएचयू ने अभी हाल ही फिलहाल में अपना फॉर्म निकाला है अब ये फॉर्म जो उन्होंने निकाला है, तो इस फॉर्म में क्या है कि बीएचयू कैसे इसमें आपको पीएचडी के लिए फॉर्म निकाला है इन्होंने, ठीक है? अब पीएचडी के लिए उन्होंने फॉर्म निकाला है, तो इसमें 2 तरीके की क्राइटेरिया इन्होंने सेट करा है। पहला वो कि जो बच्चा नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालीफाई है, वो डायरेक्ट वाइवा में आ सकता है, ठीक है? लेकिन फॉर्म फिल करना पड़ेगा आपको, जो फॉर्म आयोग का ऑफ़िशियल वेबसाइट पे है। और दूसरा ये है कि बीएचयू अपना एक और एग्ज़ामिनेशन ले रही है, जिसके थ्रू बच्चा पीएचडी में एडमिशन ले सकता है। यानी कि मान लो कि आपका नेट एग्ज़ामिनेशन क्रैक डाउन नहीं हुआ है और फिर भी आप चाहते हो पीएचडी में एडमिशन लेना, तो बीएचयू का अपना जो एग्ज़ामिनेशन जो एंट्रेंस टेस्ट लेगी, उस टेस्ट में आपको आना पड़ेगा, भाग लेना पड़ेगा और उसमें आपको पास आउट करोगे, तो फिर आपको भी वाइवा में बुलाया जाएगा, ठीक है? अब थोड़ी-सी बातचीत कर लेते हैं वेटेज वगैरह के ऊपर। तो देखो गाइस, आयोग ने यानी कि यूजीसी और एनटीए ने कहा था कि जो भी स्टूडेंट हमारे एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करता है, यानी कि नेट एग्ज़ामिनेशन को क्वालीफाई करता है, चाहे वो 3 कैटेगरी, चाहे वो पीएचडी वाला क्वालीफाई किया हो या नेट वाला क्वालीफाई किया हो या जेआरएफ वाला क्वालीफाई किया हो, इनको अगर पीएचडी में जाना है, तो इनके पास जो नंबर आएँगे, स्कोर कार्ड आएँगे, उसका 70% वेटेज होना चाहिए, 70% वेटेज होगा और वाइवा का 30% वेटेज दिया गया है, ठीक है? तो ये तो सारी हम बातचीत कर रहे हैं प्रोसेस के बारे में, जो आई होप कि आपको पता होगा। लेकिन अब जो फाइनल प्रोसेस के ऊपर बातचीत करते हैं, तो वो क्या है, वो ज़रा देखो। सबसे पहली बात ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ में और जहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म आया हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म आया है, वहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको मिले हैं, उसको सबमिट करना पड़ेगा उस यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आपको अपना स्कोर कार्ड ठीक है ना, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह-वगैरह। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपके पास इंटरव्यू का कॉल आएगा, जिसको आप वाइवा कह सकते हो या एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो 2 तरीके से होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बीएचयू के लिए बताया, तो बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट भी ले रही है और जो नेट क्वालीफाई है, उनका डायरेक्ट आपको इंटरव्यू में भी बुला रही है। एक बात दोस्तों यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो भी है, वो ये क्राइटेरिया तय कर सकता है कि अगर वो चाहे तो आप नेट क्वालीफाई हैं, फिर भी आपको अगर ये चाहें तो आपसे एग्ज़ाम ले सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना। हालाँकि अभी ऐसा नहीं किया गया है, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आयोग चाहे या यूनिवर्सिटी चाहे तो ऐसा कर सकती है। फिलहाल में हम बातचीत कर लेते हैं कि इंटरव्यू और एंट्रेंस टेस्ट के लिए आप कैसे जाओगे। तो यहाँ पे आप देखो, तो बहुत सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, जो नेट क्वालीफाई हैं, उनको एंट्रेंस टेस्ट के लिए बुलाता है, ठीक है? या डायरेक्ट वो इंटरव्यू के लिए आपको बुला सकता है, ठीक है? देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रिसर्च एप्टीट्यूड एंड सब्जेक्ट नॉलेज से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड आपसे वाइवा में आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो सवाल होता है, रिसर्च प्रपोज़ल से आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। देखो गाइस, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, तो हो सकता है कि आपको प्रपोज़ल यहाँ पे माँगा जा सके कि आपने अगर कोई टॉपिक सिलेक्ट कर रखा है, अगर आपने उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर कुछ रिसर्च कर रखा है, तो उसे आप सबमिट करो। तो हो सकता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय भी आपसे प्रपोज़ल माँगा जा सके, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब इसमें क्या होगा कि प्रपोज़ल आप कैसे सबमिट करोगे, तो यहाँ पे एक बात याद रखना, कैंडिडेट आर ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू द सबमिट रिसर्च प्रपोज़ल, ठीक है ना? आपसे रिसर्च प्रपोज़ल सबमिट करवाया जा सकता है और एक बात याद रखना कि आप कोई ऐसा एरिया चूज़ मत कर लेना, जिसमें आपको बिल्कुल भी मज़ा ना आता हो, बिल्कुल भी आपका दिल ना लगता हो। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग वैसा टॉपिक चुन सकते हो, जिसमें आपको लिखना पसंद हो, जिसके ऊपर आपको बात करना पसंद हो, जिसके ऊपर आप रिसर्च कर सको वगैरह-वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रपोज़ल में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा डेमोन्स्ट्रेट, ओरिजिनैलिटी, रेलेवेंस और एकेडमिक रिग्योर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 पॉइंट आपके प्रपोज़ल में होना बहुत ज़रूरी है, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है? क्योंकि अगर आपने अपने प्रपोज़ल में इन तमाम चीज़ों को मिस आउट किया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें समझा देना चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आता है कि सर, हमने एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दिया है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमसे रिसर्च प्रपोज़ल माँगा जा रहा है और ये हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, ठीक है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ मत करो, जो मैं समझा रहा हूँ, उसको ध्यान में रखो। मान लो कि आपका कोई सब्जेक्ट है XYZ नाम का कोई भी आपका सब्जेक्ट है और आपको उसके ऊपर रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है। तो एंटायर सब्जेक्ट के ऊपर मत जाओ। सबसे पहले उस एंटायर सब्जेक्ट में से आप एक ऐसा टॉपिक फाइंड आउट करो, जो काफ़ी ब्रॉडर एरिया हो, काफ़ी बड़ा एरिया वो रखता हो अपने आप में, ठीक है? एंड उसके ऊपर आप क्या करो,
कि जितने भी थॉट प्रोसेसिंग लिखे गए हैं या बहुत बड़े-बड़े राइटर्स के द्वारा जो थीसिस लिखे गए हैं, वहाँ उसको पढ़ने की कोशिश करो। उसके अलावा इंटरनेट का इस्तेमाल करो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो। फिर उसके बाद आप क्या करो कि जो भी प्रोफेसर्स वगैरह हैं, जिन्होंने लिख रखी है अपना प्रपोज़ल या थीसिस वगैरह, तो उसको रीड आउट करो और उसको रीड आउट करने के बाद वहाँ से आप क्या करो कि जो-जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, जितने भी रिलेवेंस चीज़ें आ रही हैं, उसको आप अपने शब्दों में नोट डाउन करो। उसके अलावा 30% कंटेंट ऐसे रखो जिसको आप रेफरेंस दे सको कि ये चीज़ आपने यहाँ से यूज़ करा है, ये चीज़ आपने यहाँ से यूज़ करा है, ये इस प्रोफेसर के नोट से है, ये किसी गूगल बाबा से है, ये किसी विकिपीडिया से है, ये लिंक्डइन से है। तो जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसका आपको रेफरेंस लास्ट में देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रपोज़ल बनाया और प्रपोज़ल में अगर आपने रेफरेंस नहीं दिया, तो गाइस ये प्रपोज़ल आपका क्या होगा कि रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप प्रपोज़ल बना रहे हो, प्रपोज़ल बनाने समय और उसमें लास्ट में अगर आप रेफरेंस नहीं दे रहे हो कि कौन-सी चीज़ें कहाँ से ली गई है, कहाँ से आपने क्या-क्या चीज़ें ऐड करा है, आपका खुद का उसमें कितना नॉलेज है, अगर ये सारी चीज़ों को नहीं दोगे, तो फिर वो आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट हो जाएगा और रिजेक्ट होने के बाद फिर आप समझते ही हो। हालाँकि इस बार जो यूजीसी नेट ने करा है, आपके पास इंटरव्यू कॉल तो आएगा, वाइवा तो आएगा, वहाँ से आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं और उसमें से आपको मैक्सिमम नंबर वहाँ से लेने पड़ेंगे। अगर मैक्सिमम नंबर आपने वहाँ से गेन नहीं करा, तो फिर एडमिशन के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं ऐड कर रहा हूँ, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो क्या है ज़रा समझिएगा। आपने फॉर्म फिल कर दिया है और आपने अप्लाई भी कर दिया, रिसर्च प्रपोज़ल भी लिख लिया, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू टेस्ट या एंट्रेंस टेस्ट के लिए जा रहे हो। मान लो कि आप इंटरव्यू टेस्ट के लिए जा रहे हो, यानी कि वाइवा के लिए जा रहे हो, वाइवा के लिए जा रहे हो। एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी प्रोफेसर ने आपको रिकमेंड किया है और उनका रिकमेंड लेटर है आपके पास, तो आपको वाइवा में बहुत वेटेज मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर किसी प्रोफेसर ने अगर आपको रिकमेंड करा है, ठीक है ना? उन्होंने अपना लेटर भी दिया है, ठीक है ना? रिकमेंडेशन लेटर भी दिया है। अगर वो आप सबमिट करते हो फॉर्म फिलिंग के समय या एंट्रेंस टेस्ट के माफ़ करना इंटरव्यू के समय, तो गाइज़ इसका वेटेज बहुत ज़्यादा मिल जाता है प्रपोज़ल वाले में और आपका एडमिशन प्रोसेस में बहुत मदद मिल जाती है। अब मान लेते हैं कि आपने वाइवा भी दे दिया है, आपका प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट हो गया है, आपको अच्छे खासे नंबर भी आ गए हैं और आपका एडमिशन हो गया है। तो पहले हम पॉजिटिव सोचते हैं। आपका एडमिशन के लिए अब वो सब कुछ हो गया। अब सवाल यहाँ ये है कि कैसे आप एडमिशन लोगे? तो देखो यार, सबसे पहली बात है कि आपको एक कन्फर्मेशन लेटर आएगा, ठीक है ना? या रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा। इनके द्वारा जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया है, उस यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस कॉलेज के द्वारा आपके पास कन्फर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन का नंबर आएगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे कि आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है? अब एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन तक की तो हमने बातचीत कर लिया है, लेकिन उसके बाद पीएचडी वर्क कोर्स आपको करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिसर्च प्रपोज़ल एंड अप्रूवल आपको लेना पड़ता है और उसके बाद रिसर्च जो भी कंडक्ट हो रहा है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। थीसिस राइटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको थीसिस सबमिशन करना पड़ता है। तो देखो, ये सारे जो पॉइंट मैंने यहाँ से दिया है 4 नंबर से, वो आफ्टर एडमिशन के बाद का है, तो ये मैं पीडीएफ आपको दे दूँगा, आप पढ़ लेना। अब यहाँ पे नोट पॉइंट क्या है, ज़रा ध्यान दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। मान लो कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या वाइवा के लिए जा रहे हो, ठीक है ना? और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन कभी-कभी आपको ऐसा लग रहा है कि यार एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा? ठीक है? अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि जितने भी सेंट्रल लेवल के यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, ठीक है? उसके बाद जेएनयू हो गया और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो गई। तो इस 4 में तो आप अप्लाई करना ही करना और इसके वाइवा में तो बैठना ही बैठना। एक बात हमेशा याद रखना, आपका प्रपोज़ल जितना पावरफुल होगा, ठीक है ना? और आपका किसी प्रोफेसर ने आपको रिकमेंड किया हुआ है और रिकमेंडेशन आपके पास लेटर है, तो गाइस आपके एडमिशन अप्रॉक्सिमेटली आप कह सकते हो कि 99.99% ये कंफर्म है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। चाहे सीट 1 हो या 2 हो, आपका एडमिशन ज़रूर हो जाएगा। 2 चीज़ें आपको करके जाना पड़ेगा। एक, आपका प्रपोज़ल काफ़ी पावरफुल होना चाहिए। दूसरा ये है कि किसी प्रोफ़ेसर का रिकमेंडेशन या लेटर आपके पास होना चाहिए। आपका एडमिशन लगभग-लगभग कन्फर्म है। अब सवाल यहाँ ये है कि बहुत सारी ऐसी कह सकते हो कि 90% ऐसी जनसंख्या है जिनके पास प्रोफ़ेसर का प्रपोज़ल मिलना बहुत मुश्किल है, या क्योंकि बहुत टाइम हो गया है एकेडमी के छोड़े हुए या यूनिवर्सिटी को छोड़े हुए, प्रोफ़ेसर से अब कोई कनेक्शन है भी नहीं। अब प्रोफ़ेसर साहब थे तो अब रिटायर कर गए हैं, अब क्या किया जाए? तो वैसे केस में आपको जो मैं हिंट दे रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि इस हिंट का इस्तेमाल करके बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन भी लिया है और मैंने बहुत सारे बच्चों को हेल्प भी करा है इस चीज़ में। अब देखो क्या है, सबसे पहले आप एक टॉपिक चूज़ करो, ठीक है ना? जिसके ऊपर आपको प्रपोज़ल लिखना है, वो। एक टॉपिक चूज़ करो और इसके अलावा एक दूसरा टॉपिक भी चूज़ करो। कम से कम उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 2-2 टॉपिक को चूज़ करो, 2 टॉपिक को चूज़ करो, ठीक है? और तीसरा, आप भविष्य में कौन से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, वो भी चूज़ करो। 3 चीज़ें। यानी कि 3 आपको टॉपिक फाइंड आउट करना है, 2 तो आपने ऐसे रखने हैं जिसके ऊपर आप प्रपोज़ल लिखते हो और तीसरा आपको ऐसा रखना है एडवांस लेवल का जिसके ऊपर आप चाहते हो कि इसके ऊपर रिसर्च और अच्छे से किया जा सके और इसमें और इनोवेशंस लाया जा सके। तो ये 3 चीज़ आपको करनी है। अब सवाल ये है यहाँ ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो प्रपोज़ल है वो बेस्ट क्वालिटी का है। तो इसके लिए गाइज़ मैं आपको ये कहूँगा कि जो भी लोग चाहते हैं कि पीएचडी में एडमिशन हो, पीएचडी में आपका एडमिशन हो जाए और आपका वाइवा या आपका
जो प्रपोज़ल है या आपने जो टॉपिक फाइंड आउट करा है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्या वो सही है या उसमें और कुछ बदलाव हो सकता है? इन तमाम चीज़ों के लिए गाइस आप कुछ मत करना, आप मुझसे मेल कर लेना। ठीक है? और ये सिर्फ़ एबिलिटी उन बच्चों के लिए है जिनका रिज़ल्ट आया हुआ है, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो जेआरएफ का हो, चाहे पीएचडी का हो। और इनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, वही लोग मुझे मेल करेंगे या मुझे इंस्टा पे मैसेज करेंगे या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे। ठीक है? सिर्फ़ यही लोग। अब इन लोगों का मैं क्या करने वाला हूँ कि मान लो कि एडमिशन का प्रोसेस अभी बीएचयू में खुला हुआ है, तो मैं बता दूँगा कि हाँ यार बीएचयू में चल रहा है, फॉर्म फिल कर लो। आपने फॉर्म फिल कर लिया, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँगा कि प्रपोज़ल आपने लिखा है, तो वो प्रपोज़ल आप मेरे पास सेंड करना, मैं उसे रीड आउट करूँगा, टीम के पास भेजूँगा, सभी लोग उसके ऊपर बातचीत करेंगे। देन उसके बाद इसमें बताया जाएगा कि हाँ, आपको और क्या-क्या चीज़ें इसमें सुधार करनी चाहिए या सही है, ठीक है? उसके बाद हम एक वाइवा भी रखेंगे, 2 वाइवा रखेंगे, जिनका एडमिशन है होने वाला है, उनके लिए हम 2 वाइवा रखेंगे और वो वाइवा क्या होगा कि वहाँ से ये पता चलेगा कि आपने जो प्रपोज़ल बनाया है या जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उन तमाम चीज़ों से आपको कनेक्शन पहले ही जनरेट करवा दिया जाएगा, ताकि आप वहाँ पे जाकर के नर्वस फ़ील ना करें, ठीक है ना? एक बात याद रखना, आपको अपने टॉपिक में कॉन्फिडेंट दिखना पड़ेगा, ठीक है? एंड मेथोडोलॉजीज़ के रिसर्च जो मेथोडोलॉजी है, वहाँ उसकी एक बार आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देख ज़रूर लेना, क्योंकि ये वाइवा में उधर से क्वेश्चन बहुत सारा पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपको जो न्यू फॉरवर्ड टॉपिक आएगा या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं पे कोई स्टडी चल रही है, उससे वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और मैं बस आपको यही कहूँगा कि आपके राह को जितना आसान बनाया जा सकता है, उतना आसान मैं बनाने की कोशिश करूँगा और हम सब मिल के ट्राई करेंगे और देखते हैं कि कितने बच्चों का एडमिशन हम लोग करवा पाएँगे या कितने बच्चों का एडमिशन हो पाता है हम लोगों के इस मेहनत के बाद, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको अनस्टॉपेबल पे बहुत जल्द मिलने वाली है। अगर आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें आपको मिले जल्दी से जल्दी, तो गाइस कुछ मत करो कि आप क्या करना कि आप मुझे मेल कर लेना और उसके अलावा मेल करने के बाद आप कुछ मत करो कि एक तो मेल कर लेना, दूसरा उसके बाद मेल करने के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है? अब देखते हैं कि अब इसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड हो सकता है। तो फाइनली हमने देखा यहाँ पे कि यूजीसी नीट एग्ज़ामिनेशन से लेकर के और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से हम लोगों ने देखा एंड इसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप एडमिशन लोगे, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, किस तरीके से क्या प्रोसेस है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बातचीत कर लिया है। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट इसमें छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ताकि बच्चों को हेल्प हो पाए। या अगर मुझे लगे कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड डाउन करना चाहिए और अगर कुछ छूट गया है तो इसका एक सप्लीमेंट्री वीडियोज़ भी आ जाएगा। इसके अलावा आप चाहते हो कि जेआरएफ एडमिशन या फेलोशिप वगैरह के ऊपर वीडियो आए, तो आप कमेंट में जेआरएफ भर दो और जो दोस्त चाहते हैं कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन जो दिसंबर 2024 में होने वाला है उसका पेपर 1 का लेक्चर आए आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन दोस्तों को वाइवा वगैरह में बैठना है या एडमिशन प्रोसेस में और ज़्यादा इसके लिए जानकारी चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली मेल कर लेना और सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में चीज़ें मेंशन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छी लगी तो यू नो वेरी वेल क्या करना है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।